हाँ, थोड़ा आज मोलियर डायग्राम पढ़ते हैं। मोलियर डायग्राम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, टीएस डायग्राम से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले देख तो ले होता क्या है। तो मोलियर डायग्राम कुछ नहीं होता, एंथैल्पी और एंट्रोपी के बीच का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि बनता कैसे है, कौन कौन से लाइंस होते हैं, उसके बाद इसका इम्पोर्टेंस देखेंगे। मोलियर डायग्राम का क्या इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर का लाइन देखो, डोम थोड़ा टिल्टेड है। ठीक है, और एक चीज़ ऐसा याद रखना है कि जो टीएस प्लॉट बनता था हम लोग का, उसमें डोम कुछ इस तरह का बनता था। तो मेरा ये पॉइंट होता था क्रिटिकल पॉइंट। मतलब क्रिटिकल पॉइंट कहाँ आता था? जहाँ पे मेरा टेम्परेचर का वैल्यू मैक्सिमम होता था। ठीक है, मतलब अपने पीक पे आता था। पर यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट जो है यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, इससे थोड़ा सा ऊपर ही रफली यहीं अप्लाई करता है। मतलब क्रिटिकल पॉइंट मेरा मैक्सिमम ऑफ द ग्राफ पे नहीं। ठीक है, अच्छा, तो ये कांस्टेंट प्रेशर का लाइन बन गया। कांस्टेंट टेम्परेचर का लाइन इस डोम में तो इसी पर लाई करेगा एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि वेपर डोम के अंदर जो होता है प्रेशर और टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, दोनों ही प्रेशर भी उतना ही होता है जितना टेम्परेचर होता है। ठीक है, वेपर डोम से बाहर निकलते हैं तो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन बाहर कैसा दिखेगा? तो कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, देखो ये सेगमेंट मतलब इतने दूर तक थोड़ा सा वेरी करेगा, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब इंथैल्पी कांस्टेंट। यहाँ से हमको क्या पता लग रहा है कि इंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इट मीन्स कि इस रीजन में हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि आइडियल गैस कहीं केस में इंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब ये क्यों पढ़े हम लोग मोलियर डायग्राम, उसका इम्पोर्टेंस देखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, हम लोग एक मॉडिफिकेशन नंबर 1 देख चुके हैं, कंडेंसर प्रेशर को डिक्रीज करके। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग को एफिशिएंसी तो बढ़ते हुए दिखा, लेकिन ड्राइनेस फ्रैक्शन मेरा नहीं बढ़ रहा था। ठीक है, और जनरली हम लोग प्रेशर को 0.1 बार तक रिड्यूस करके रखते हैं, एब्सोल्यूट वैक्यूम बना के रखते हैं। ठीक है, क्लोज सिस्टम में मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में टरबाइन से डंप कर देंगे वेपर्स को। क्लोज सिस्टम बनाएंगे ताकि प्रेशर, और ठंडा से ठंडा पानी उससे पास करेंगे ताकि प्रेशर जो है ड्रॉप कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। और मतलब सबसे ज़्यादा प्रेशर का जितना ज़्यादा ड्रॉप होगा उतना एफिशिएंसी इंक्रीज होगा। तो हम ट्राई करते हैं अपना बेस्ट, वैक्यूम क्रिएट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, अब अगर बॉयलर प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, तो देखना हमको क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़े। देखो दो एम है मेरे पास। नंबर 1 एम है एफिशिएंसी को बढ़ाना, दूसरा एम ये भी है, इस चीज़ को भूलना नहीं है, ये ड्राइनेस फ्रैक्शन को भी बढ़ाना है। अदरवाइज़ क्या होगा, वाटर जेट मशीनिंग, जो हम लोग पिछले उसमें देखे थे। ठीक है, तो ठीक, अब यहाँ पे बताना जो है डब्ल्यू टरबाइन क्या होगा। इनिशियली क्या था, ये इतना था, अब ये कितना हो गया, इतना हो गया। तो इट मीन डब्ल्यू टरबाइन आपके हिसाब से इंक्रीज होना चाहिए। पर एक चीज़ भूल गया,
कि 90% लोग यही बताते हैं कि टरबाइन वर्क देखो, ये लेंथ इतना है, ये लेंथ इससे ज़्यादा है, इट मीन्स टरबाइन वर्क इंक्रीज हो गया। बट ये गलत है। क्यों गलत है? ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, ठीक है। तो उस हिसाब से तो अगर हम यहाँ पर रखें तो और इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये लाइन अगर यहाँ होता तो डब्ल्यू टरबाइन और इंक्रीज होता, ठीक। ये करेक्ट लॉजिक नहीं है, क्योंकि ये जो डिफरेंस जो बोल रहे हो ये टेम्परेचर का डिफरेंस है, और टरबाइन क्या होता है, वर्क डन इन टरबाइन इंथैल्पी के डिफरेंस के फॉर्म में होता है। और यहाँ से क्या इंथैल्पी का डिफरेंस का आइडिया लग रहा है? मतलब बड़ा लेंथ तो इंथैल्पी बड़ा, इसका क्या गारंटी है? टेम्परेचर इंट्रोपी डायग्राम में लेंथ बड़ा तो इंथैल्पी भी बड़ा है, इसका क्या गारंटी है? तो इसीलिए मूलियर हम लोग पढ़ के रखे थे पहले, वहाँ एकदम क्रिस्टल क्लियर चीज़ पता लगेगा। तो कुछ लोग कहेंगे कि पिछले केस में तो डायरेक्ट बताया। पिछले केस में डायरेक्ट इसलिए बताएं क्योंकि उसके पीछे का रीज़न ये था कि वो लाइन जो है ना स्ट्रेट ही रहेगा। एचएस प्लॉट पे भी जब हम उसको बनाएंगे, जब कंडेंसर प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो वो कुछ जैसे 1 से 2 आया और 2 से 2 डैश आया। इंथैल्पी एचएस प्लॉट में अगर हम इसको बनाएंगे तो ठीक है, ओवरऑल लेंथ इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो अभी इसको समझ लो तो अपने आप वो वाला केस अपने आप कर लोगे, ठीक है। यहाँ से देखो, ये है मेरा रैंकाइन साइकिल इन एचएस प्लॉट, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। तो कई बार इंटरव्यू वगैरह में भी दिया जाएगा कि इंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम पे बनाओ रैंकाइन साइकिल, ठीक है। सब जगह तो टीएस बताते हैं, मूलियर पे कहीं नहीं, जनरली बहुत कम जगह बताया जाता है, ठीक है। यहाँ से देखो क्रिस्टल क्लियर पिक्चर मिल रहा है कि टरबाइन वर्क इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से डब्ल्यू टरबाइन इंक्रीज हुआ, डब्ल्यू पंप इंक्रीज हुआ, स्लाइटली इंक्रीज होता है, तो पंप वर्क उतना सिग्निफिकेंट नहीं होता है, ठीक है। हीट सप्लाइड का क्या होगा? हाँ तो देखो यहाँ पर क्या है कि हीट एडिशन के ऊपर क्या है, तो हीट एडिशन इनिशियली ये जो साइकिल था उसमें इतना हो रहा था। अब चूँकि पंप वर्क भी स्लाइटली इंक्रीज हो गया और टरबाइन वर्क भी स्लाइटली इंक्रीज होने के कारण ये लेंथ जो है ज़्यादा है, ठीक है। H3 डैश माइनस H2 डैश जो है लेंथ नहीं, एंथैल्पी के डिफरेंस से हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा, ये स्लाइटली बड़ा, ठीक है, स्लाइटली बड़ा, ठीक है। ओवरऑल जो रिजल्टेंट है वो बढ़ गया, ठीक है। मतलब खुद देखो ना कि ये इस पॉइंट्स वो समझ में आ गया होगा, इतना तो समझ में आ ही गया होगा सबको। लेकिन क्या है कि इस केस में तो ये इंक्रीज़ कर रहा है हमारा हीट सप्लाई, ठीक है। मतलब अगर प्रेशर मान लो यहाँ 20 बार है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम और ऊपर जाएंगे, ठीक है, एक मिनट, 20 बार प्रेशर से नीचे नीचे जो भी हीट सप्लाई है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग 20 बार से ऊपर जाते हैं, मतलब यहाँ पर क्या है, 20 बार से जैसे ही आगे जाएंगे तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा। देख रहे हो ये दोनों लाइन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ठीक है। अब और अगर हम लोग यानी 20 बार से 50 बार तक ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, तो 50 60 70 बार के अप्रॉक्स ये जो है मेरा जो है कांस्टेंट रहता है, ठीक है। मतलब ये अभी वाले प्रेजेंट सिचुएशन में तो हमारा हीट सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। कुछ और प्रेशर अगर हम बढ़ाएंगे, ठीक है, बॉयलर का प्रेशर और बढ़ाएंगे तो कांस्टेंट रहेगा, और अगर फर्दर बढ़ाएंगे तो डिक्रीज़ भी हो जाएगा, ठीक है। और जो वहाँ पे हम लोग देख रहे थे टीएस प्लॉट में, ज़रा यहाँ देख के बताना,
तो ये थोड़ा सा क्लियर पिक्चर बन गया, नहीं तो मेरा मार्कर थोड़ा फिसल रहा था, ठीक है। हाँ, तो क्या बोला हमने कि प्रेशर 20 बार तक, अभी हमारे प्रेजेंट वाले केस में, ठीक है, 20 बार तक जो है हीट सप्लाई इंक्रीज होता है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हीट सप्लाई ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, और अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा देंगे ना तो हीट सप्लाई डिक्रीज भी होने लगेगा, ठीक। और जो वहाँ टीएस डायग्राम में हम लोग एक चीज़ बोल रहे थे कि वर्क जो है टरबाइन का जो लेंथ से हम लोग देख रहे थे, जो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन था, उसको देखो यहाँ पे क्या बताए थे वहाँ। 99% लोग यही लॉजिक देते हैं कि इस टीएस डायग्राम को देखने से ये लेंथ बढ़ रहा है तो टरबाइन वर्क बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उस हिसाब से तो यहाँ पे भी बढ़ना चाहिए, देखो यहाँ पे, ठीक है। क्या टरबाइन वर्क हमारे केस में तो बढ़ा, पर इस साइड जाएंगे अगर ये ज़्यादा बड़ा है, मिसकॉन्सेप्शन है ये सब छोटा मोटा, और अगर रिड्यूस करेंगे और घटेगा, ठीक है। तो लेंथ से कभी भी नहीं देखेंगे टीएस प्लॉट में। अब आते हैं हम लोग लास्ट चीज़ पे, एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी क्या होता है, 1 - QR/QS। QR घट गया, ठीक है, ये QR है, और QS बढ़ गया, क्या कमेंट कर पाएंगे, नहीं। तो अब हम लोग चलते हैं मीन टेम्परेचर वाले, 1 - T मीन लोअर बाई T मीन हायर, ठीक है। मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन का अगर बात करें तो ऑब्वियस सा बात है कि ये मीन टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, हीट रिजेक्शन वाला मतलब ये फिक्स, और ये चूँकि ऊपर चला गया थोड़ा सा, ठीक है, तो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन जो है वो बढ़ जाएगा। बॉयलर प्रेशर बढ़ाने से भी एफिशिएंसी बढ़ रहा है, ठीक, बट अगेन द प्रॉब्लम इज सेम, हेयर ऑल्सो द ड्राइनेस फ्रैक्शन इज रिड्यूस्ड। एक पर्पस तो फुलफिल कर रहे हैं पर दूसरे में फेल हो जा रहे हैं। हेयर कम्स द रोल ऑफ इंजीनियर्स, ठीक है, दिमाग लगा करके आप कुछ ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना चाहिए मतलब हम लोग के पास। अपने को ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ाना है, ड्राइनेस फ्रैक्शन का लाइन कुछ ऐसा बनता है बाल की तरह, ठीक है, पिछले वाले में बताया था, मतलब अपने को इस पॉइंट को इधर शिफ्ट करना है, और अभी तक हम एक करते करते थक गए, लेकिन ये पॉइंट उल्टा एफिशिएंसी बढ़ाने के चक्कर में इधर शिफ्ट हो रहा है। तो अब हम एक काम करते हैं, इस पॉइंट को इधर शिफ्ट कर देते हैं, पहले ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ाने का कोशिश करेंगे, फिर एफिशिएंसी देखेंगे, ठीक है। पहले भाड़ में जाए एफिशिएंसी, हम पहला फोकस अपना ड्राइनेस फ्रैक्शन पे रखेंगे, ठीक है। तो हम पहले ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ाने का देखते हैं, ठीक है, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा एफिशिएंसी। ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ा करके हम इसको सैचुरेटेड वेपर वाले लाइन पे ले आए, ठीक है। अब देखना जरा ये कांस्टेंट प्रेशर वाला लाइन कैसा है, कुछ इस तरह का है, ना तो कंडेंसर प्रेशर को छेड़े ना बॉयलर प्रेशर, तो ये लाइन जो है यहाँ पे जाके मीट करेगा, ठीक है। इसको कहते हैं सुपर हीटिंग, और नॉर्मली रैंकाइन साइकिल हम लोग इसी टाइप का रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर सब चीज़ देखेंगे, ड्राइनेस फ्रैक्शन तो हमारा बढ़ गया, अब उसके बाद देखेंगे कि मतलब ये रिवर्स गाड़ी हम लोग ने चलाया, ठीक है। जो मेरा प्रॉब्लम था पहले उसको आइडेंटिफाई करके पहले प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद भाड़ में जाए क्या होता है, और अच्छा ही होगा। देखो ना अभी आगे देखो, टरबाइन वर्क क्या इंक्रीज करेगा, पंप वर्क तो सेम रहने वाला है, ठीक है। अब अगर HS प्लॉट से बचना चाहते हो तो उसका एक ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। ट्रिक क्या है, कुछ ट्रिक विक नहीं है, सब लॉजिकल चीज़ है, ठीक है। TS प्लॉट का एरिया अंडर द कर्व क्या देगा, हीट, और हीट वर्क के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, नेट हीट इंटरेक्शन इज इक्वल टू नेट वर्क इंटरेक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर का एरिया बढ़ रहा है, इसका मतलब W नेट बढ़ रहा है, पंप वर्क फिक्स है,
मतलब WT बढ़ेगा, ठीक है। हीट सप्लाइड भी बढ़ेगा, ठीक है। हीट रिजेक्टेड का क्या होगा, हीट रिजेक्टेड भी बढ़ेगा, ठीक है। और अगर जिनको देखना है कि W टर्बाइन क्या एक्चुअल में क्या, मतलब इस लॉजिक से नहीं जाना है कि एरिया अंडर द कर्व, वो HS प्लॉट पे भी देख सकते हैं, ठीक है। HS प्लॉट पे देख लो, कुछ नहीं किए हैं, बस इस पॉइंट को थोड़ा सा इधर लेके गए हैं, ठीक है। मतलब ये हमारा सुपर हीटेड का कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। रुको एक मिनट, इसका अच्छा से बनाना पड़ेगा। ये बन गया मेरा सुपर हीट। डायग्राम क्लियर नहीं बन पा रहा है, मतलब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है कि मार्कर मेरा स्लिप हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी देखने को मिल रहा है टरबाइन वर्क इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। ये डाइवर्जिंग लाइन्स होता है, ठीक है। तो सभी लॉजिक से क्लियर है कि यहाँ पे सब चीज़ जो है इंक्रीज़ हो रहा है। अब आते हैं एफिशिएंसी पे। हीट रिजेक्टेड बाय हीट सप्लाई, ठीक है। हीट रिजेक्टेड भी बढ़ रहा है, हीट सप्लाई यहाँ से तो कमेंट नहीं हो पाएगा। फिर से वही मीन टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट से, टी मीन लोअर ये तो फिक्स रहेगा, टी मीन हायर पहले तो इतना था, अब एक्स्ट्रा हीट एडिशन के कारण टी मीन हायर इंक्रीज हो जाएगा, एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो गया। मतलब इंजीनियरिंग देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम लेकर के चले थे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के उद्देश्य से, लेकिन एक बेनिफिट और मिल गया कि एफिशिएंसी भी बढ़ गया। इसको मतलब किस्मत था मेरा अच्छा इस बार, ठीक है। बाकी दोनों केसेस में किस्मत उल्टा चल रहा था। तो सुपर हीटिंग में हम लोग सैचुरेटेड स्टीम को उसका टेम्परेचर राइज कराते हैं। देखो ये बॉयलर का डायग्राम है, ठीक है। बॉयलर कोई बता सकता है कितना बड़ा होता है? पावर प्लांट में बॉयलर 8 मंजिला इमारत इतना बड़ा होता है, ठीक है। और टाइप्स ऑफ बॉयलर पढ़ लेना, ठीक है। इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए इम्पोर्टेंट है, गेट में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और भी हम लोग थोड़ा बहुत बॉयलर के ऊपर देखेंगे कुछ चीज़ बाद में, ठीक है। अब देखो हीटिंग कैसे करते हैं, ये होता है हम लोग का बॉयलर ड्रम, ठीक। यहाँ से स्टीम निकालेंगे और इसको एक हीट एक्सचेंजर के अंदर डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ से ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और फाइनली इसको टरबाइन में भेज देंगे, ठीक है। तो सुपर हीटिंग करा के हम लोग दोनों का मज़ा उठा सकते हैं। ड्राइनेस फ्रैक्शन भी नहीं, ड्राइनेस फ्रैक्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगा और अपना एफिशिएंसी भी बढ़ रहा है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे रीहीटिंग। अभी थोड़ा और देखेंगे सुपर हीटिंग और रीहीटिंग का कैसे जन्म हुआ, वो सब लॉजिकली एकदम सीक्वेंस में चलेंगे, ठीक है।